साथियों राम राम सभी को। कैसे सभी, उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों आज जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे और आज की वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों ये क्वेश्चन जो है मैंने लिख दिए हैं, ये आपको मेल टेलीग्राम चैनल पर जो है जीके बाय मंजीत सवाल पीडीएफ के फॉर्मेट में वहाँ मिल जाएंगे। साथियों एक एक क्वेश्चन को हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। एक दो मेरे साथी ऐसे कह देते हैं कि आपने मतलब डिटेल से पढ़ाना छोड़ दिया। साथियों ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और अचानक से कुछ ऐसा माहौल हो जाता है, या तो एक अचानक लाइट वैसे 24 घंटे रहती नहीं जाती, लेकिन खुदा न खास तो 5 से 10 मिनट का कभी कभी ब्रेक लेती है, कभी कभी ब्रेक लेती है। यानी 6 महीने में एक बार ऐसा हो जाता है कि टाइम के ऊपर लाइट चली गई। और साथियों इसी वजह से गर्मी का माहौल जो है, ऐसी स्थिति में मेरे एक दो वीडियो के अंदर हो जाता है कि मैं जल्दी से क्वेश्चन का उत्तर बता के आगे निकल जाता हूं। और साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा। जैसा कि मैंने पहली बहुत सारी वीडियो बना रखी है, सभी वीडियो को बहुत डिटेल से समझाने की मैंने कोशिश की थी। मुझे जितना पता है मैंने वो सारी चीजें आपके साथ साझा करने की कोशिश की थी। साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है। साथियों पहला क्वेश्चन क्या दे दिया, किस ग्रह का नाम, क्वेश्चन में क्या दे दिया, किस ग्रह का नाम, किस ग्रह प्लेनेट जो है, किस ग्रह का नाम यूनानी देवता, यूनानी नहीं है साथियों, ये रोमन देवता है, रोमन देवता, रोमन देवता और रोमन देवता का नाम है जीउस के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन दे दिया साथियों, कौन सा ऑप्शन दे दिया, मंगल, बी ऑप्शन में दे दिया पृथ्वी, सी ऑप्शन में दे दिया साथियों इंग्लिश में लिखा हुआ था, हिंदी का नाम है साथियों, मैं इसको इंग्लिश हिंदी में भी लिख देता हूं, और डी है बृहस्पति। मेरे कई सारे मित्रों ने क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, उनका रिवीजन हो जाएगा और एक दो बात उनको भी शायद नहीं मिल सकती हैं। साथियों इस क्वेश्चन से संबंधित और क्या बातें हो सकती है, एक एक करके साझा करते हैं। साथियों क्वेश्चन है किस ग्रह का नाम रोमन देवता और देवता का नाम ज्यूस के नाम पर रखा गया है। साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर जो रहेगा डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बृहस्पति। साथियों आप सब जानते हैं बृहस्पति जिसको जुपिटर भी कहा जाता है, बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। साथियों जुपिटर जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो कौन सा है, बृहस्पति है। साथियों बृहस्पति ग्रह जो है, इस बृहस्पति ग्रह पर लाल विशाल धब्बे हैं, लाल विशाल धब्बे हैं। पेपर के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, लाल विशाल धब्बे। साथियों पेपर के अंदर ये पूछा आगे भी जा सकता है, पहले भी पूछा गया था किस ग्रह पे विशाल लाल धब्बे पाए जाते हैं, तो विशाल लाल धब्बों वाला ग्रह कौन सा है, जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह है। साथियों बृहस्पति को लेकर और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बृहस्पति जो ग्रह है इस ग्रह के ऊपर लाल रंग का उठने वाला तूफान, लाल रंग का उठने वाला जो तूफान है, उठने वाला तूफान। साथियों तूफान जो है उस तूफान को नाम दिया गया था ग्रेट रेड स्वॉट, ग्रेट रेड स्वॉट जो है वो बृहस्पति ग्रह पर लाल रंग का उठने वाला तूफान जो है उसी को कहा गया था ग्रेट रेड स्वॉट, ये कहा गया था। साथियों बृहस्पति जो है इस ग्रह का एक उपग्रह है, और जो उपग्रह है साथियों उस उपग्रह का नाम है गैनीमीड, जो है गैनीमीड। साथियों गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। साथियों गैनीमीड जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या है, ये उपग्रह है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है, और उपग्रह पूछा जाए तो गैनीमीड है। साथियों गैनीमीड जो है ये पीला रंग का ग्रह उपग्रह है, इसका रंग किस प्रकार का है, पीले रंग का उपग्रह है। अब साथियों बृहस्पति को लेकर और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में चक्कर पूरा कर लेता है। साथियों अपने अक्ष के ऊपर, अपने जो अक्ष है, अपने अक्ष पर तो सबसे कम समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है तो वो है बृहस्पति। कितने समय के अंदर पूरा करता है साथियों, 9 घंटे और 55 मिनट में, 9 घंटे 55 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। जहां पृथ्वी
24 घंटे में या लगभग 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो बृहस्पति 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर अपने अक्ष पर पूरा कर लेता है। और यही ग्रह जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उसमें कितना समय लगता है, तो सूर्य का जो ये चक्कर लगाता है वो लगाता है 11 वर्ष के अंदर, 11 वर्ष 365 दिन, लगभग 365 दिन, और शायद 1 घंटे का समय किताब के अंदर और मिल जाता है। तो इतने समय के अंदर 9 घंटे 55 मिनट में अपने अक्ष पर सूर्य के चारों लगाता 11 वर्ष 365 दिन या 1 घंटा, या इसको लगभग के अंदर किताब में मिल जाए 12 वर्ष। तो साथियों ये दोनों ऑप्शन के अंदर मिल जाएंगे, कोई भी एक होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों और क्या क्वेश्चन संबंधित है। साथियों बृहस्पति को लेकर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जैसे आप पढ़ते हैं कि पृथ्वी का प्लाइन वेग का मान कितना है, तो पृथ्वी से प्लाइन वेग का मान कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है। तो सर्वाधिक प्लाइन वेग किस ग्रह का है, प्लाइन वेग जो है, प्लाइन वेग, एस्केप वेलोसिटी जो है, प्लाइन वेग ये सर्वाधिक है यहाँ का, प्लाइन वेग सर्वाधिक है। तो प्लाइन वेग है कितना यहाँ का, तो प्लाइन वेग सबसे ज्यादा है किस ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का, और कितना है वो है 59.64 किलोमीटर पर सेकंड। साथियों कितना है 59 यानी 59.64 किलोमीटर प्रति सेकंड प्लाइन वेग है। सर्वाधिक प्लाइन वेग किस ग्रह का है, तो बृहस्पति ग्रह का कितना है, ये है। साथ ही इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन भी बता देता हूं। आपने पृथ्वी के बारे में तो पढ़ रखा है, पृथ्वी से प्लाइन वेग का मान कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। साथियों चंद्रमा से प्लाइन वेग जो है इसका मान कितना है, तो 2.4 किलोमीटर जो है पर सेकंड, ये चंद्रमा से प्लाइन वेग का मान है। साथियों इतनी सारी बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें जानने योग्य हैं, वो जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पर ये सारी बातें और ज्यादा थोड़ी विस्तार से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है, और अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, जहां आप ज्योग्राफी को पढ़े ना, तो ज्योग्राफी को मैप के अंदर जरूर देख लें। अगर आप भारत की ज्योग्राफी ले रहे हैं तो आपको भारत के पूरे मैप की नॉलेज होनी चाहिए। आखिर भारत की स्थिति जो है वो विश्व के ग्लोब पर कहां पर है, या विश्व मानचित्र पर कहां पर है, इस भारत के अंदर कितनी इकाइयां मिलकर बनी हुई हैं, यानी कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो राज्य कहां कहां स्थित है, कौन से राज्य ऐसे हैं जो पूर्णतः स्थल से घिरे हुए हैं, कौन से राज्य ऐसे हैं जो विदेशों के साथ सीमा लगाते हैं, कौन से इतने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से टच होती है। तो इस प्रकार से आप उन क्वेश्चनों को जरूर अपने खुद से भी करने की कोशिश कर लें, और फिर देखेंगे कि अलग अलग क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, जो नए क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसका उत्तर बिल्कुल आसानी से दिया जा सकता है। साथियों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं मेरे बहुत सारे मित्रों को पता होगा, कर्क रेखा से नहीं गुजरती, नहीं गुजरती। साथियों ये पूछा गया था कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती, यहां डैश के अंदर वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर भर देना है। तो साथियों उत्तर में दे दिया भारत, बी ऑप्शन के अंदर दे दिया पाकिस्तान, और सी ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, सी में बांग्लादेश, सी में बांग्लादेश, और डी ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, डी में दे दिया म्यांमार। साथियों ये 4 ऑप्शन दे दिए। तो कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती, ये क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती, तो कर्क रेखा, आखिर कर्क रेखा कौन सी रेखा होती है, एक बार इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। साथियों ये मैंने पृथ्वी का मॉडल बना दिया, ग्लोब बना दिया। विश्व का ग्लोब सबसे पहले मार्टिन बेहम ने बनाया था। साथियों जो ये विश्व का ग्लोब है, इस पे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व सतह के ऊपर इस प्रकार से सरफेस पे खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जो इस पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। वो रेखा कहलाती है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। साथियों जो 0 डिग्री का अक्षांश रेखा है, इसी को कहा जाता भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। भूमध्य रेखा इसे कहा जाता है, इक्वेटर लाइन कहा जाता है। साथियों इस 0 डिग्री भूमध्य रेखा से जब हम किसी भी तरफ ध्रुवों की तरफ जाते हैं, या दोनों ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो ये यहाँ पर उत्तरी ध्रुव जो है, इस उत्तरी ध्रुव की ओर चलते हैं 0 डिग्री से। तो सबसे पहले एक रेखा, मान लो यहाँ पर कोई रेखा आती है, उस रेखा का नाम आ जाता है 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा। साथियों 23.5 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसी उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा गया था कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा। उसी प्रकार इस 0 डिग्री से जब हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक रेखा इस प्रकार से खींची गई है, और वो रेखा कौन सी है, 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश रेखा है। इसी दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता, मकर रेखा कहा जाता है। साथियों जो कर्क रेखा है, आप सबने
अपने पता होगा कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये कर्क रेखा भारत से गुजरती है और भारत के बीचों बीच से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा पृथ्वी के वास्तविक सतह के ऊपर नहीं है, ये केवल ग्लोब और मानचित्र जो है वहां पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। साथियों कर्क रेखा जब भारत से गुजरती है तो ये चारों के चारों ऑप्शन इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक भारत है और 3 भारत के पड़ोसी देश हैं। तो कौन से देश से नहीं गुजरती? साथियों जब भी आप मैप की बात करेंगे तो जिस प्रकार से भारत का मैप इस प्रकार से अगर आपने देखा है, कोई नहीं, मैं एक रफली मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा डिटेल से इस चीज को मैप के माध्यम से आप खुद भी देख लेना। मैप आपने इस प्रकार से देखा था। साथियों यहां पर आपको जो लोकेशन दिखाई देती है वो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। यहां पर जो लोकेशन दिखाई दे रही है वो भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और यहां पर जो लोकेशन इस प्रकार से है वो कहलाता है म्यांमार। तो साथियों ये वाला म्यांमार है। अब कर्क रेखा इस कहां से नहीं गुजरती? तो साथियों कर्क रेखा जो है वो इस प्रकार से खींची गई कर्क रेखा है। तो साथियों कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती? आपके क्वेश्चन का उत्तर भी क्लियर हो गया होगा। साथियों भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है और मैंने जिस कर्क रेखा को बनाया है ये कर्क रेखा पाकिस्तान को टच नहीं करती, पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे से गुजरी हुई है और भारत के बीचों बीच से होती हुई यहां बांग्लादेश से गुजरती है, म्यांमार से भी गुजरती है। तो म्यांमार से भी गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, भारत से गुजरती है, पाकिस्तान से नहीं गुजरती। और नहीं गुजरने वाला पूछा गया था तो आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती। साथियों आपने एक नाम सुना होगा, और कौन सा नाम सुना होगा? आपने एक नाम सुना था और बहुत बार चर्चा का विषय रहता है, सरक्रिक विवाद। साथियों सुना था सरक्रिक विवाद? सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? सरक्रिक विवाद जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विवाद का कारण है। सरक्रिक विवाद जो है ये सरक्रिक जो रेखा खींची गई थी, सरक्रिक जो विवाद है ये 24 डिग्री की जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, 24 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको लेकर विवाद है। 24 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो यहां से गुजरी है, क्योंकि 23.5 डिग्री ये है, इससे आधा डिग्री और ऊपर कर देंगे तो वो गुजरती है यहां से। और सरक्रिक यहाँ पर स्थित है और एक जगह का नाम सरक्रिक जो कि अरब सागर में कह सकते हैं या यहाँ पर हम कह सकते हैं कच्छ की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ पर लेकर विवाद चल रहा था। तो जब सरक्रिक पढ़ रखा होगा तो भी आपका उत्तर सही होगा, और मैप की थोड़ी सी नॉलेज है तो भी उत्तर सही होगा। तो मैप को मोटा मोटा देखने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि चीजें थोड़ी थोड़ी करके बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चल जाएंगी। पहले एक जगह की उंगली तो पकड़ो या सीधा पोछा पकड़ेंगे, पहले उंगली पकड़ने की कोशिश करें, पोछा तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। पहले मैप तो खरीदे, पढ़ तो बाद में भी लेंगे जब घर पर मैप होगा। मेरे सभी साथियों के पास मल्टीमीडिया फोन है। साथियों मैप अगर नहीं है बाई चांस कोई बात नहीं, एक गूगल के ऊपर मैप डाउनलोड कर ले, भारत का और वर्ल्ड का मैप कर ले। अगर आप महाद्वीप पढ़ रहे तो महाद्वीपों का अलग अलग मैप मिल जाता है। अगर किसी राज्य विशेष की तैयारी करते तो राज्य विशेष का अपना खुद का मैप मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है। यूरोप जो है, यूरोप महाद्वीप है, यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछा था। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन में दे दिया साथियों राइन नदी, बी ऑप्शन के अंदर दे दिया इसने रोन नदी, और मेरे कई सारे मित्रों को इसका उत्तर पहले से ही पता होगा डेन्यूब नदी, और साथियों डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है वोल्गा नदी, वोल्गा नदी। साथियों कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा? ये कहता है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राइन, रोन, डेन्यूब, वोल्गा। तो साथियों उत्तर बता देता हूं, आप में से भी किसी को पता हो तो रिवीजन कर लेना। इसका आंसर डी वोल्गा नदी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। साथियों ये वोल्गा नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है? वोल्गा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो वोल्गा नदी कहां से ओरिजिनेट होती है? तो वोल्गा नदी जो है ये वाल्दाई की पहाड़ी जो है, वाल्दाई पहाड़ी, या इसको कई बार वल्दाई भी लिखा मिल जाता, बस वो इंग्लिश और हिंदी का ही फर्क है, बात कोई नहीं है। वाल्दाई पहाड़ी दोनों मिल जाते हैं, एक ये दोनों, बस हिंदी और इंग्लिश का फर्क है। वाल्दाई की पहाड़ी से निकलती है। ये रूस की, जो यूरोप महाद्वीप के अंदर जो रूस आता है उस रूस की भी सबसे लंबी नदी है और यूरोप की भी सबसे लंबी नदी है। साथियों इस लंबी नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है? तो साथियों लगभग है 3500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। साथियों ये लगभग इसकी लंबाई है। आगे बात करें तो इसकी लंबाई कई बार 3500
3530 किलोमीटर भी मिल जाती है, ये भी लगभग 3500 के आसपास आ गया। साथियों इसकी लंबाई 3531 किलोमीटर भी मिल जाती है, तो ये भी लगभग किसके आसपास आ गया, 3500। तो लगभग 3500 किलोमीटर या एग्जिट इन दोनों में से कोई भी एक कर लेना, दोनों ऑप्शन के अंदर कभी नहीं मिलेंगे। 3530 मिल गया तो 3531 नहीं होगा, 3500 दे रखा होगा तो शायद उम्मीद है ये दोनों में से कोई भी नहीं दे रखा होगा, तो नियर अबाउट जो भी होगा वही आपका आंसर रहेगा तीनों में से। और कहां पर गिर जाती है साथियों, ये अपना मुहाना जो बनाती है कहां पर ये जाकर गिरती है, तो साथियों आपने एक क्वेश्चन पढ़ रखा होगा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है उसका नाम है कैस्पियन सागर। तो ये कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सागर के अंदर ये जो है वोल्गा नदी है, ये कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है, ये कैस्पियन सागर में मिल जाती है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे सारी बात को। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, और अगला क्वेश्चन है और साथियों कई मेरे साथियों के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा नया मिलेगा। नया इसलिए मिलेगा कि क्वेश्चन तो आपने सुन रखा है लेकिन सही उत्तर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। काराकोरम राजमार्ग, शायद आपने काराकोरम श्रेणी जरूर सुनी होगी। भारत का सबसे ऊंची चोटी का नाम लिया जाए तो आप सब जानते हैं K2 जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे गोडविन आस्टीन कहा जाता है। गोडविन आस्टीन हिमालय का भाग नहीं है, वो इस काराकोरम श्रेणी का भाग है। तो इसी काराकोरम श्रेणी से एक अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। तो काराकोरम राजमार्ग जो है ये निम्नलिखित में से किस देश के जोड़े को जोड़ता है। जोड़े को जोड़ता का मतलब ऑप्शन के अंदर हर ऑप्शन में एक एक जोड़ा दे रखा है, दो दो देशों का। क्या क्या जोड़ा तो होता ही दो का है, देना क्या था, भारत नेपाल। कई बार साथियों ऐसा होता है कि मान लो मैंने कह दिया कि एक व्यक्ति ने 100 रन बनाए, तो एक पूछता है पूरे 100 बनाए, 100 होता ही अपने आप में पूरा है, कभी 100 आधा होता है, आधा बोलता 100 का तो 50 ही हो जाता, तो 100 अपने आप में पूरा होता है। तो उसी प्रकार जोड़े के अंदर 2 ही होता है, तभी जोड़ा कहा जाता है। भारत चीन। साथियों आंसर देने की एक बार खुद से कोशिश करें, मन में करके देखें कि इसका आंसर क्या आएगा। भारत पाकिस्तान और चीन पाकिस्तान। साथियों आपने नाम सुना होगा कुछ समय पहले, जैसे 2019 से ये बातें होने लगी थी कि काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में किन 2 देशों के जोड़े को जोड़ता है। भारत नेपाल, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान। आपने अपना आंसर जो भी रखा है ठीक है, आप आंसर मैच कर लेना। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा चीन और पाकिस्तान। कितने सारों का आंसर ठीक है गलत है वो अपने आप से करके देख लेना। साथियों आपने एक नाम सुना होगा, और क्या नाम सुना होगा साथियों, आप सभी ने एक नाम सुना था जिस प्रकार से भारत का, मैं बस ये हाथ तक थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये भारत का उत्तर वाला ये हिस्सा है, यहां पर भारत का पड़ोसी देश जो है वो है पाकिस्तान। साथियों आपने हाल फिलहाल में क्या सुना होगा, चीन ने पाकिस्तान के अंदर एक बंदरगाह का निर्माण किया है। चीन ने पाकिस्तान में एक बंदरगाह का निर्माण किया है, और जो बंदरगाह का निर्माण किया है साथियों उस बंदरगाह का नाम क्या है, तो साथियों उस बंदरगाह का नाम है, क्या नाम है, चाइना ने पाकिस्तान के अंदर एक बंदरगाह बना दी, और जो बंदरगाह बनाई है साथियों उस बंदरगाह का नाम क्या है। आप सब जानते हैं वो बंदरगाह कौन सी है। जिस बंदरगाह को चाइना ने पाकिस्तान में यहाँ बनाया है, यहाँ अरब सागर है, अरेबियन सी है, अरब सागर। तो साथियों उस बंदरगाह तक पाकिस्तान और चाइना का जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो गलियारा बनाया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसे सीपैक के नाम से जानते हैं, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो चाइना के साथ यहाँ से जुड़ रहा है। चाइना यहाँ तक इस प्रकार से फैला है, तो चाइना के साथ जुड़ रहा है, और चाइना जहाँ से होने की कोशिश करता है ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाता है, POK। और जो ये काराकोरम राजमार्ग गुजरता है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, पाकिस्तान ने जिस कश्मीर को कब्जा रखा है उसी कश्मीर से गुजरता है। तो चीन और पाकिस्तान को ये जोड़ने का काम करता है, और जो CPEC के माध्यम से
ये जोड़ा जा रहा है वो सारा का सारा राजमार्ग कहाँ से जाता है, वो इसी काराकोरम राजमार्ग से, काराकोरम श्रेणी से गुजरता है। साथियों मेरा क्वेश्चन अभी भी आपके लिए है कि पाकिस्तान में चाइना ने हाल ही में कौन सी बंदरगाह का निर्माण किया है। तो साथियों आपने एक दो बंदरगाहों के नाम सुने होंगे। गवादर पोर्ट जो है, गवादर बंदरगाह, ये कहाँ पर है और इसका निर्माण किसने किया था। साथियों गवादर बंदरगाह जो है ये पाकिस्तान के अंदर है और इसका निर्माण भी किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, चाइना के द्वारा किया गया था। उम्मीद है साथियों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसको रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन बहुत सारे हैं और वीडियो के अंदर जितने क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों के पूछे गए क्वेश्चन है। हाँ ये बात अलग है कि वो अलग अलग पेपरों के अंदर पूछे गए थे, एक ही पेपर के सारे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर के पेपरों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन है। साथियों अगले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। और साथियों अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैप की नॉलेज है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित देशों में से किससे नहीं गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है। साथियों जिस प्रकार हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था, दूसरा क्वेश्चन किया था कि कर्क रेखा जो है वो कहां से नहीं गुजरती, किस देश से नहीं गुजरती, यहां भूमध्य रेखा किस देश से नहीं गुजरती ये दे दिया। और साथियों ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, केन्या। बी ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, मैक्सिको। सी ऑप्शन में दे दिया इंडोनेशिया। डी ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, डी ऑप्शन में दे दिया ब्राजील। तो भूमध्य रेखा कहां से नहीं गुजरती, तो कौन सा ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। साथियों में एक बार महाद्वीप बनाने की कोशिश, चलो आंसर देख ले पहले। भूमध्य रेखा कहां से नहीं गुजरती, अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि भूमध्य रेखा कौन सी रेखा है। हमने दो क्वेश्चन पहले जो किया था कि पृथ्वी का मॉडल है, मार्टिन बैम ने बनाया था, पृथ्वी के बराबर भागों को बांटने वाली, जो उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध में बांटती है वही भूमध्य रेखा कहलाती है, इक्वेटर लाइन। साथियों ये कहां से नहीं गुजरती, तो मैक्सिको जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ये मैक्सिको से नहीं गुजरती, केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है। साथियों ज्यादा तो नहीं बन पाएगा लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि इस प्रकार से अगर थोड़ा बहुत भी कोशिश की जाए तो इस प्रकार से जैसे आपने देखा है। साथियों ये एक महाद्वीप है और इस महाद्वीप का नाम है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका। साथ ही इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ यूएसए पड़ता है, यूएसए, और ऊपर जो पड़ता है यहाँ से ऊपर जो पड़ता है इसका नाम है कनाडा। और साथियों कनाडा यूएसए और यूएसए के नीचे जो है इसे कहा जाता है मैक्सिको। साथियों ये मैक्सिको देश है। इसके नीचे की अगर बात करूं, मैक्सिको के बाद यहाँ की बात करूं तो ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। साथियों यहाँ पर आपको जो महाद्वीप दिखाई दे रहा है उस महाद्वीप का नाम है ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका। और साथियों अफ्रीका से यहाँ की अगर मैं बात करूँ इस प्रकार से तो ये भारत की स्थिति आ जाती है। जब भारत की स्थिति को आप देखते हैं तो भारत के नीचे यहाँ इंडोनेशिया को, ये वाला इंडोनेशिया है, और ऊपर से इस प्रकार से आप देखते हैं ये यूरेशिया महाद्वीप है। साथियों यहाँ पर अगर चर्चा करें तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अगर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। साथियों ये विश्व के कुछ एक महाद्वीप थे। अगर यहाँ की बात करूँ तो फिर सारे महाद्वीप ही हो जाएंगे, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। साथियों इस प्रकार से जो भूमध्य रेखा गुजरी हुई है वो भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है। और भूमध्य रेखा अगर यहाँ से गुजरती है तो 0 डिग्री वाली भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, साथियों ये वाला मैक्सिको देश है। ये यहाँ पर देश है विश्व का, इस महाद्वीप के अंदर जो सबसे बड़ा देश है उस देश का नाम है ब्राजील। तो साथियों ये ब्राजील से गुजरती है। आपने अमेजन नदी पढ़ी होगी, अमेजन नदी इसी भूमध्य रेखा के ऊपर मकापा नामक एक डेल्टा का निर्माण भी करती है। इसी अफ्रीका महाद्वीप के देशों के नाम यहाँ दे रखे हैं कि केन्या देश है, ये इस अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और आगे जो इंडोनेशिया, ये वाला इंडोनेशिया, साथियों इंडोनेशिया जो है इस इंडोनेशिया से भी क्या करती है, भूमध्य रेखा गुजर रही है। साथियों भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा ये 13 देशों से होकर गुजरती है,
13 देशों से गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। साथियों वो 13 देश मैप के ऊपर देख लेना, जहां जहां से भूमध्य रेखा गुजरी है आपको वो 13 देश दिखाई दे देंगे। मैप यहाँ पर बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, और अगर संभावना रही तो मैं वीडियो के अंदर मैप भी लगा दूंगा और नाम भी लिख दूंगा, लेकिन आप खुद से भी करके देखें। तो साथियों इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी सारी बातें थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से संबंधित। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दे रखा है, और हरियाणा के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस टॉपिक से। क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा स्थल कोट दीजी। साथियों ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा जब टॉपिक को पढ़ाया था। कोट दीजी उस सभ्यता के निम्न में से किस स्थल के समीप है? किस स्थल के समीप है? क्वेश्चन को एक बार क्लियर करें कि हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्न में से किस स्थल के समीप है। यानी कोट दीजी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, और ये स्थल किसके समीप है ये पूछा गया था। साथियों ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया? ऑप्शन में दे दिया हड़प्पा, बी के अंदर दे दिया मोहनजोदड़ो, सी में क्या दे दिया? लोथल, और डी के अंदर क्या दे दिया? कालीबंगा। साथियों ये क्वेश्चन दे रखा है कालीबंगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर बताना कौन सा होगा। तो ऑप्शन में जो उत्तर है वो देखते हैं। साथियों कोट दीजी किसके समीप है? एक बात करते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा काल की जो भी सभ्यता थी, इस सभ्यता से आज तक लगभग 1400 से लेकर 1500 तक के अवशेष जो है, स्थल जो है वो खोजे जा चुके हैं। साथियों इतने जो स्थल है ये 3 देशों से खोजे गए हैं। साथियों विस्तार से मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक से 8 से 9 वीडियो डाल रखी हैं। आप 8 से 9 वीडियो, और मैंने इसकी क्या बना दी है वो प्लेलिस्ट भी बना दी है, और आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन टॉपिक को पूरा ईमानदारी से पढ़ सकते हैं। एक एक बात को विस्तार से बताने की कोशिश की है। फिर भी थोड़ी सी बात यहाँ कर ले। 3 देशों से मिले हैं। इन 3 देशों में एक देश का नाम है अफगानिस्तान, एक देश का नाम पाकिस्तान, और एक देश का नाम है भारत। साथियों अफगानिस्तान से केवल 2 स्थल मिले हैं, एक मुंडीगोक है, एक सुरतुगुई है। मुंडीगोक और दूसरा सुरतुगुई। सिंधु घाटी सभ्यता में देख लेना 475 से ज्यादा स्थल मिले पाकिस्तान से, और 925 से ज्यादा स्थल जो मिले हैं वो अकेले भारत से मिले हैं। साथियों अगर मैं इनसे बात करूं तो ये स्थल जो मिले हैं इस प्रकार से अगर बात की जाए, कोई बात नहीं जल्दी से ही कर लेते हैं, कोई ज्यादा मैप नहीं बना। ये भारत है मान लो, तो इस प्रकार से अगर ये भारत है, कोई नहीं मैप जल्दी में ऐसा ही है, ये भारत का यहाँ पड़ोसी देश है पाकिस्तान, और ऊपर है अफगानिस्तान। साथियों ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, और ये आप सब जानते हैं भारत है। तो पाकिस्तान का यहाँ पर एक प्रांत पड़ता है जिस प्रांत का नाम है पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। साथ ही इस पंजाब प्रांत से नीचे यहाँ जो प्रांत पड़ता है उस प्रांत का नाम है पाकिस्तान का सिंध प्रांत। साथियों इस सिंध प्रांत में यहाँ एक महत्वपूर्ण स्थल है जिस स्थल का नाम है, मैंने ये 3-4 स्थल बना दिए, 4 स्थल बना दिए, इनके नाम यहाँ पर लिख रहा हूं 1 2 3 4। साथियों महत्वपूर्ण स्थल जो है उसमें एक स्थल का नाम है मोहनजोदड़ो। साथियों मोहनजोदड़ो कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर पड़ता है। साथियों दूसरा स्थान जो है उसका नाम है, ये दूसरा वाला पॉइंट जो है ये है चंदहुदड़ो, या साथ ही इसको चंदहुदड़ो भी कहा जाता है। तीसरा स्थान जो है, तीसरा स्थान वो है कोट दीजी। साथियों चौथा स्थल जो है उसका नाम है आमरी, और चलो 5वां भी बता देते हैं, अली मुराद एक और स्थान भी है। साथियों और भी बहुत सारे स्थल हैं। अब आप खुद बताएं कि पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत, इस सिंध प्रांत की ये महत्वपूर्ण स्थल है। एक मोहनजोदड़ो है, एक चंदहुदड़ो है, कोट दीजी है, एक अमरी है, एक अली मुराद। तो क्वेश्चन ये पूछा कि ये कोट दीजी किसके समीप है? तो साथियों कोट दीजी ऑप्शन में से किसके समीप है? तो आंसर क्या आ जाएगा? मोहनजोदड़ो। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो कोट दीजी किसके समीप है? ये मोहनजोदड़ो के समीप है, क्योंकि चंदहुदड़ो ऑप्शन में नहीं है, आमरी ऑप्शन में नहीं है, और ये तो नहीं पता कि ये दोनों नहीं है, तो इनमें से भी कौन सा समीप ज्यादा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? मोहनजोदड़ो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है, और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन में दे दिया, जबरदस्त क्वेश्चन है साथियों, बहुत सारे मित्रों को ये नया तो क्या मिलेगा, क्लियर हो जाएगा। अभी तक साथी कई सारे मान लो नया भी मिल जाएगा किसी के लिए, और कोई साथी हो सकता था ये क्वेश्चन को पजल हो रहा हो तो उसके लिए बिल्कुल रिपीट हो जाएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा
साथियों ये अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद? असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। ए ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया? अनुच्छेद 371 ए। बी ऑप्शन में क्या दे दिया? अनुच्छेद 372 बी। साथियों खुद भी आंसर बताने की कोशिश कर ले अपने आप से कि मैंने तो भाई ये आंसर बताया था, मेरा आंसर ठीक कि गलत। सी। डी ऑप्शन में क्या दे दिया? अनुच्छेद, साथियों ये 372 73 नहीं है साथियों, ये सारे 371 ही हैं। 371 डी। तो साथियों ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद असम राज्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। तो साथियों कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा? आपने आपका आंसर देख लिया। अब देखते बात करते हैं साथियों असम राज्य जो है इससे संबंधित कौन सा होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बी, अनुच्छेद 371 बी जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन से संबंधित हम ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं सभी से बात कर लेते हैं। साथियों ये असम राज्य से संबंधित विशेष उपबंध की बात करता है, ऑप्शन 371 बी। साथियों एक बात मैंने आपसे पहले भी क्लियर की थी और हमेशा जब भी बात करता हूं वो चीज मैं बता देता हूं। साथियों अगर कोई भी संविधान का कोई भी अनुच्छेद दे रखा है, जैसे अनुच्छेद दे दिया 371, इसका मतलब ये मूल संविधान का अनुच्छेद था। ये कौन सा था? मूल संविधान का अनुच्छेद था। इस अनुच्छेद में किस बात की किसकी चर्चा की गई थी? महाराष्ट्र राज्य है जो महाराष्ट्र, आप सब जानते हैं और कई सारे मित्र जो क्रिकेट का खेल देखते हैं, मैच देखते हैं। साथ ही आपने एक टीम का नाम सुना होगा, विदर्भ की एक टीम है, विदर्भ की जो रणजी ट्रॉफी वगैरह जो अभी आपने मैच देखे होंगे, तो विदर्भ नाम से क्रिकेट की टीम भी है। विदर्भ और महाराष्ट्र का एक स्थान आता मराठवाड़ा। साथ ही आर्थिक रूप से भी और सारी दृष्टि से मराठवाड़ा ये पिछड़े हुए हैं, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल को यहाँ के लिए क्या है, विशेष उपबंध करने के लिए यहाँ पर क्या है, उनको पावर्स मिली हुई है। साथियों आपने एक राज्य का नाम सुना है गुजरात। साथियों इस गुजरात के अंदर भी आपने नाम सुने होंगे, सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र। साथियों आपने नाम सुना होगा कच्छ, कच्छ। साथियों यहाँ पर भी क्या है, यहाँ के राज्यपाल को, गुजरात के राज्यपाल को इन दोनों जगह के लिए क्या है कि विशेष उपबंध करने का क्या है, वहां पावर मिली हुई है। तो अनुच्छेद 371 तो मूल संविधान का अनुच्छेद था। साथियों ये तो मूल संविधान का अनुच्छेद था और किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद के साथ कैपिटल लेटर के अंदर कोई भी अल्फाबेट मिल जाए, इसका मतलब मूल संविधान में नहीं था, उसको बाद में जोड़ा गया होगा। साथियों बात करेंगे चारों के साथ अल्फाबेट लिखे हुए हैं ABCD, इसका मतलब चारों के चारों अनुच्छेद बाद में जोड़े गए होंगे। कब जोड़े गए, किस संविधान संशोधन के द्वारा, सारी बात करते हैं। पहले तो ये ध्यान रखें मूल संविधान के अंदर अनुच्छेद 371 का संबंध किससे था? महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। ये सारी बात मैंने आपसे बता दी। साथियों 371 जो ए है इसका संबंध किससे था? तो साथियों आपने एक राज्य का नाम सुना है पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वोत्तर का एक राज्य है नागालैंड। नागालैंड के राज्यपाल को क्या है, विशेष उपबंध करने के लिए नागालैंड में वहां पर पावर्स हैं। साथियों ये कब जोड़ा गया था? तो साथियों 73वां संविधान संशोधन जो था, 13वां संविधान संशोधन, इस 13वें संविधान संशोधन के द्वारा ये अनुच्छेद जोड़ा गया था। साथियों दूसरा है असम राज्य। असम के लिए कौन सा संविधान में संशोधन हुआ था? तो साथियों 22वां संविधान संशोधन जो था, इस 22वें संविधान संशोधन के द्वारा असम के लिए अनुच्छेद 371 बी को जोड़ दिया गया। साथियों अनुच्छेद 371 सी किसके संबंधित है? साथियों उसी पूर्वोत्तर में आपने एक राज्य का नाम सुना होगा मणिपुर। साथियों ये मणिपुर के लिए है। साथियों ये कब जोड़ा गया था? तो 27वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, या 27वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसके द्वारा ये अनुच्छेद जोड़ दिया 371 सी, और इसमें किस राज्य के राज्यपाल को विशेष उपबंध बना के दे दिया? मणिपुर के लिए। साथियों अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। साथियों ये कब जोड़ा गया था आंध्र प्रदेश के लिए? तो आंध्र प्रदेश के लिए 32वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 32वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, इसके द्वारा अनुच्छेद 371 डी जोड़ दिया गया और इसमें किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान कर दिया? आंध्र प्रदेश। साथियों आपने एक अनुच्छेद और पढ़ लिया होगा किताब के अंदर, अनुच्छेद 371 ई। साथियों इस ई के अंदर क्या दे रखा था? आंध्र प्रदेश के अंदर जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये खोलने के लिए विशेष प्रावधान जो दे रखे हैं अनुच्छेद 371 ई।
ई। साथियों ये भी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, अनुच्छेद 371 ई। साथियों ये भी आंध्र प्रदेश से है और ये डी भी आंध्र प्रदेश से है। उम्मीद करता हूँ बात आप समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो बिल्कुल हाँ कह दें। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो आपके पास मौका नहीं है कि लाइव में आप कमेंट कर पाए, क्योंकि वीडियो लाइव नहीं है, मैं वैसे ही बना रहा हूँ वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, तेजस निम्नलिखित में से किसका नाम है। साथियों तेजस निम्नलिखित में से किसका नाम है, समझ गए होंगे। तो तेजस क्या है, ऑप्शन में दे दिया मुख्य युद्धक टैंक। और साथियों ये सीडीएस का पेपर हुआ था 2018, उसका क्वेश्चन है ये। 19 नवंबर को पेपर हुआ था। नाभिकीय पनडुब्बी है। सी में क्या दे दिया, लघु युद्धक वायुयान। डी ऑप्शन में क्या दे दिया, वायुयान वाहक। साथियों पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है 19 नवंबर 2018 को जो पेपर हुआ था उसी में पूछा गया था ये। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, तेजस क्या है। साथियों आपने कहीं पर ये भी पढ़ रखा होगा, एक अति आधुनिक क्या है, ये एक अति आधुनिक यान है। तो लघु युद्धक वायुयान कौन सा है, तेजस है। यही पेपर में पूछा गया था। बस इससे संबंधित तो बस इतनी बात है। आगे बात करते हैं साथियों अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है। मेरे कई सारे मित्रों के लिए क्वेश्चन नया रहेगा। आपने नाम सुन रखा होगा और बहुत सारे तो इस नाम से अननोन भी होंगे, पहली बार देख रहे होंगे। दरलिपली सुपर थर्मल पावर है, थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है ये पूछ लिया। ए ऑप्शन में दे दिया ओडिशा, बी ऑप्शन में दे दिया असम, साथियों सी ऑप्शन में दे दिया जम्मू एंड कश्मीर, डी ऑप्शन में दे दिया मित्रों सिक्किम। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके लिए नया मिला होगा। अगर नया मिला है तो आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी पता होगा। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर है, अब आगे के लिए ध्यान रखना ये कहाँ पर है। साथियों एक सुपर थर्मल पावर है। थर्मल पावर स्टेशन जो है, थर्मल पावर स्टेशन वो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। नाम क्या है, दरलिपली सुपर पावर स्टेशन कहाँ पर है, उड़ीसा में। आगे के लिए ध्यान रखें, कहीं भी नोट जरूर कर लेना इस बात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन भी मेरे बहुत सारे मित्रों के लिए, सबके लिए नया होगा, क्योंकि इससे संबंधित बात आपको पता है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन का आपको नहीं पता होगा। क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 1996 में भारत में सूचना का अधिकार जिसको आप आरटीआई बोलते हैं, लादेर आरटीआई तो पढ़ ले बेरा, वो आरटीआई है या आरटीआई अधिनियम लागू, आरटीआई अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ऑप्शन में दे दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन में क्या दे दिया साथियों, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु। केरल, पंजाब, तमिलनाडु। साथियों के ऑप्शन में ये दे रखा है। साथियों अप्रैल 1996 में जो आरटीआई अधिनियम है, जिसको सूचना का अधिकार अधिनियम कहा जाता है, का लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ये 4 राज्यों के नाम है। उम्मीद करता हूं साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको अभी शायद ना भी पता हो, आगे के लिए ध्यान रखना। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा तमिलनाडु। कौन सा उत्तर रहेगा, तमिलनाडु। साथियों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, पहले इससे संबंधित और क्या बातें जान सकते हैं। 1766 साल है 1766। साथियों स्वीडन विश्व का पहला देश था, स्वीडन विश्व का पहला देश था, स्वीडन विश्व का
पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध करवाया। साथियों, जो सूचना का अधिकार उपलब्ध करवाया था स्वीडन ने, उसके बाद भारत के अंदर 1996 के अंदर 2-3 राज्य थे जिन्होंने ये राज्य, तमिलनाडु राज्य था साथियों, गोवा भी था, महाराष्ट्र भी था, इन्होंने भी अपने राज्य के अंदर इसको लागू करवा दिया था। साथियों, बात करते हुए मैं अहम मुद्दे के ऊपर आ जाता हूं। साथियों, आरटीआई जो एक्ट बना था, आरटीआई एक्ट, जिसको आप आरटीआई एक्ट 2005 के नाम से जानते हैं, आरटीआई एक्ट जो 2005 के अंदर लागू हुआ था साथियों, पहले तो ये 2 तारीखों में लागू हुआ था। एक तारीख थी 15 जून 2005 को ये लागू हुआ था। साथियों, 15 जून 2005 को लागू हुआ था, लेकिन ये तो इसकी इनिशियल डेट है। बहुत सारे मित्रों को केवल इस तारीख का पता है 2005, 12 अक्टूबर 2005 को ये पूर्ण रूप से लागू हो गया था। पूर्ण रूप से लागू हो गया। पूर्ण रूप से क्या हो गया था? लागू हो गया था। पूर्ण रूप से लागू हुआ था, वो तारीख कौन सी थी? 12 अक्टूबर 2005। इससे पहले आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? 12 जून 2005। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2002 में उन्होंने इसके बारे में एक एक्ट लाने की कोशिश की थी। 2003 में उन्होंने एक एक्ट लाया और संसद में रखा। 2004 के अंदर उनकी सरकार चली गई। 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने, कांग्रेस की सरकार आई, तो उन्होंने आरटीआई अधिनियम 2005 के नाम से संसद में रखा। और जैसे ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो थी वो एक बनाई गई थी। इसकी सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष बना दी गई थी। और अरुणा राय एक आईएएस अधिकारी थी और उन्होंने बहुत कम समय में 2-1 साल के अंदर उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और किसान मजदूर शक्ति संगठन में वो एनजीओ जो है उसके तहत काम करने लगी। उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। एक नाम से आप वाकिफ होंगे, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री है। दिल्ली में परिवर्तन एनजीओ जो है, ये परिवर्तन एनजीओ को अब भी अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं, बहुत सालों से चला रहे, 10-15 साल से उसको चलाते आ रहे हैं। तो एनएसी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो बना दी थी, इसकी अध्यक्ष बना दी सोनिया गांधी। और जब सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष बनी तो ये कहा गया कि सरकार के साथ साथ एक और नई सरकार चल रही है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ये सलाह देती है मनमोहन को और मनमोहन वही काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगने लगे थे, तो सोनिया गांधी ने पद से इस्तीफा दे दिया। इस एनएसी के अध्यक्ष कौन थी? अरुणा राय जो थी वो इसमें सदस्य के रूप में थी। अरुणा राय क्या थी? एनएसी की सदस्य थी। अरुणा राय ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया, सरकार ने आरटीआई एक्ट 2005 बना दिया और आरटीआई एक्ट लागू कर दिया। लागू करने की 2 तारीख थी। राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे ये पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करने के बाद ये कब लागू हुआ था? तो 15 जून 2005 को लागू हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से भारत में कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। साथियों, आप बार बार कह देते हैं लादे आरटीआई ते पाडले बेरा, तो आरटीआई ते बेरा पाडले, ऐसी बहुत सारी बातें आप एक दूसरे को कह देते हैं। साथियों, आरटीआई का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। जब भी आरटीआई को पढ़ा जाता है तो 2 अनुच्छेद ध्यान रखना। अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19, साथियों अनुच्छेद 19 में जो एक क्लोज दे रखा है, पहला क्लोज जो है, इसमें आपने दे रखा है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, उसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर क्या पढ़ा जाता है? अभिव्यक्ति, जिसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में इस आरटीआई अधिनियम को पढ़ा जाता है, आरटीआई अधिनियम को पढ़ा जाता है। वैसे अनुच्छेद 21 भी हमारे आरटीआई अधिनियम के अंदर यदि आ जाता है, क्योंकि आरटीआई प्राप्त करना भी हमारे जीवन का अधिकार के अंदर ही शामिल कर दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 21 में भी इसको जोड़ दिया गया है। और क्या बात बन सकती है साथियों? इससे संबंधित और बहुत सारी बातें आ सकती हैं, उनको जो विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि आरटीआई को लेकर एक 40 से 45 मिनट की पूरी क्लास बन जाएगी कि आरटीआई लगाते किसके पास है, आरटीआई जाती किसके पास है, आरटीआई का जवाब कब आता है, आरटीआई के लिए शुल्क कितना, ये सारी बातें पेपर के अंदर पूछी जा सकती हैं। एक आध पेपर के अंदर ही क्वेश्चन आया भी था। अगली बात करते हैं साथियों, क्या है? आगे बात करते हैं तमिलनाडु के अंदर, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु के अंदर आपने एम करुणानिधि का नाम सुना होगा ना, उस समय मुख्यमंत्री थे जब उन्होंने 1996 के अंदर 17 अप्रैल की तारीख याद कर लेना साथियों, 17 अप्रैल। पिछले क्वेश्चन के अंदर क्या था? 17 अप्रैल 1996 एम करुणानिधि जो है, एम करुणानिधि वो वहां के मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित करवा दिया गया था और ये तमिलनाडु में लागू हो गया था। साथियों, आगे बात करते हैं क्या है अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन भी साथियों आप में से कई सारे मित्रों को नया भी मिलेगा, और नया मिलेगा तो भाई जरूर इसको कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है बगरुम्बा। हाँ, बगरुम्बा खालिस्तान में स्वदेशी बोडो जनजाति का एक
लोकप्रिय नृत्य है। लोकप्रिय नहीं साथियों, लोक नृत्य है ऐसा। ए ऑप्शन में क्या दे दिया, असम त्रिपुरा, असम त्रिपुरा। सी में दे दिया मणिपुर, डी में दे दिया सिक्किम। डी में क्या दे दिया, सिक्किम। साथियों जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर बता दे क्या आएगा। साथियों आपको पता तो चल गया होगा इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आएगा, और नहीं भी पता तो कोई नहीं, मैं इसमें 2 ड्रॉप डाल देता हूं और उसके बाद इस क्वेश्चन के ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथियों एक और क्वेश्चन रह जाता है इसके बाद, बस वो इस क्वेश्चन वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और क्वेश्चन वो भी जबरदस्त है, पेपर में अनेकों बार, हजारों बार आ लिया, लेकिन इससे संबंधित 2-3 फैक्ट और भी जान लेंगे। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर कौन सा होगा, तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर जो होगा असम, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, असम इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। साथियों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है बगलीहार, आपने नाम सुना होगा बगलीहार हाइड्रो पावर स्टेशन, सॉरी पावर प्लांट का नाम है, स्टेशन नहीं है, पावर प्लांट खालिस्तान में स्थित है या डैश में स्थित है। कहने का मतलब ये है बगलीहार हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर है, ये पूछा गया था। ए ऑप्शन के अंदर साथियों बात दे दिया गुजरात दे दिया क्वेश्चन में, बी ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया, असम दे दिया, सी ऑप्शन के अंदर दे दिया साथियों जम्मू एंड कश्मीर दे दिया, डी ऑप्शन में दे दिया सिक्किम। अपना आंसर भी एकदम से क्लियर कर लेना कि आपका आंसर क्या है और मैं क्या बता रहा हूं, और आंसर मैच हो जाए तो आपने पढ़ रखा है। साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। साथियों जम्मू कश्मीर में बगलीहार हाइड्रो पावर प्लांट जो है, ये परियोजना जो बनाई गई कौन सी नदी के ऊपर है। साथियों आपने एक नदी का नाम सुना होगा, चिनाब नदी। साथियों सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, चिनाब नदी जो है इसका प्राचीनतम नाम क्या था। साथियों अस्किनी या आश्किनी इस नदी का प्राचीन नाम था, तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था, अस्किनी कह सकते हैं साथियों, या आस्किनी भी मिल जाएगा। अस्किनी इस नदी का प्राचीन नाम था। साथियों चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो इसका उद्गम होता है साथियों, आपने एक नाम सुना होगा बारालाचा दर्रा। साथियों बारालाचा जो दर्रा है, इस दर्रे के समीप से इसका उद्गम होता है। और साथियों बारा दर्रा के समीप उद्गम होता है, आपने केलांग के समीप तड़ी नामक स्थान सुना होगा, वहां से इसका उद्गम होता है। 2 नदियों की अलग अलग धारा है, एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा। ये चंद्र और भागा जो नदियां हैं, ये दोनों अलग अलग धाराएं हैं। अलग धाराएं जब संयुक्त हो जाती है तो उसका नाम पड़ जाता है चिनाब। साथियों जम्मू कश्मीर का एक जिले का नाम है, आपने नाम अक्सर सुन रखा होगा, अखनूर जिला। तो जम्मू कश्मीर का जो अखनूर जिला है, इस अखनूर जिले में क्या करता है, चिनाब नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। इससे पहले तो वो पहाड़ों के अंदर से बह रही होती है और अखनूर के समीप क्या कर देती है, मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। साथियों इसी चिनाब नदी के ऊपर क्या है, एक आपने नाम सुना होगा सलाल बांध। साथियों बांध बनाया गया है, तो एक कोई परियोजना भी बनाई गई होगी, परियोजना। तो सलाल परियोजना या सलाल बांध कहां पर बनाया गया है, चिनाब नदी पर, और चिनाब नदी के ऊपर बनाया है। साथियों एक और नाम आपने सुना होगा दुलहस्ती। साथियों ये बांध बनाया गया है, ये बांध बनाया है तो एक परियोजना जरूर बनाई गई है। तो दुलहस्ती परियोजना कहां पर है, चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर। साथियों एक नाम करंट के अंदर नोट करके याद कर लेना, क्या नाम कर लेना साथियों, चिनाब नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है। चिनाब नदी पर क्या है, एक ब्रिज बनाया जा रहा है, कौन सा ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है। ये ब्रिज कौन सा है, रेलवे ब्रिज। साथ ही इस रेलवे ब्रिज का निर्माण कौन कर रहा है, तो कोंकण रेलवे जो है, कोंकण रेलवे इस चिनाब नदी के ऊपर एक ब्रिज का निर्माण कर रही है। साथ ही इस ब्रिज की जो हाइट होगी, वो हाइट कितनी होगी, 359 मीटर, 359 मीटर जो है इसकी हाइट होगी। एफिल टावर से भी लगभग ये 25 किलोमीटर या 24 मीटर के आसपास ऊंचा है। एफिल टावर से भी 24-25 मीटर ऊंचा है ये कौन सा, कोंकण रेलवे के द्वारा बनाया जाने वाला जो रेलवे ब्रिज होगा। इस रेलवे ब्रिज को अभी तो कोई नाम नहीं दिया गया, केवल चिनाब ब्रिज के नाम से इसको जानते हैं, चिनाब पर रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। साथियों एक क्वेश्चन और ध्यान करेंगे, जब ये रेलवे ब्रिज बन जाएगा तो रेलवे ब्रिज बनने के बाद विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज।
तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा होगा? यही चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया चिनाब ब्रिज होगा। साथियों चिनाब नदी जो है, इस चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? तो लगभग 1180 किलोमीटर के आसपास क्या है इसकी लंबाई है, 1180 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। साथियों और भी बहुत सारे फैक्ट बच जाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, विस्तार से देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी संस्कृति।